फिनो पेमेंट बैंक के बारे में आज हम बात करेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस स्टॉक ऑन दिस प्लेटफॉर्म. बट एज वी डू विद अदर स्टॉक्स, इस स्टॉक को भी हम आने वाले टाइम में ट्रैक करेंगे. इसका बिजनेस डेवलपमेंट्स देखेंगे कि किस डायरेक्शन में ये बिजनेस जा रहा है, बिकॉज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो फिनो पेमेंट बैंक का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो 2015 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक को लाइसेंस देना स्टार्ट किया था. एंड उस टाइम पे 12 से भी ज़्यादा कंपनीज थी जिनको ये लाइसेंस मिला था. बट उनमें से ज़्यादातर कंपनीज ने तो आज के टाइम पे लाइसेंस या तो सरेंडर कर दिया है, या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनमें से भी ज़्यादातर लॉस मेकिंग कंपनी है. तो फिनो पेमेंट बैंक उन कुछ पेमेंट बैंक्स में से है इंडिया में जो कि आज के टाइम पे प्रॉफिटेबल है. और इसका सबसे बड़ा रीज़न है फिनो फिनो पेमेंट बैंक का जो हिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस कंपनी को, बिकॉज 2006 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी. एंड स्टार्टिंग में जो इनका बिजनेस मॉडल था वो एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट था. तो जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो या एसबीआई हो, ये रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में ज़्यादा ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे ब्रांच को मेंटेन करने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है. तो ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये इन विलेजेस एरियाज़ में, इन रिमोट एरियाज़ में कस्टमर्स को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट के रिलेटेड, ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, एंड साथ में कुछ बेसिक लोन प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं. सो ये काम ये कंपनी करती थी 2006 से, और 10-12 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इन्हें. देन जब 2015 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक का लाइसेंस देना स्टार्ट किया, तो 2017 में इन्हें ये पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला, और इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल जो है वो आगे एज अ पेमेंट बैंक स्टार्ट किया वहाँ से. बट सबसे बड़ा एडवांटेज इस कंपनी के पास में ये था कि इनके पास ऑलरेडी 10-11 साल का एक्सपीरियंस था, और जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, उनमें काफ़ी अच्छी प्रेजेंस थी इस कंपनी की. कस्टमर के साथ में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना हुआ था, ग्राउंड लेवल पे कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग थी. तो मर्चेंट्स को डेवलप करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया. दैट्स वाई अगर हम आज देखें तो 15 लाख से भी ज़्यादा मर्चेंट्स हैं फिनो पेमेंट बैंक के पास में, और ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इस कंपनी के पास. क्योंकि आप जब विलेजेस एरियाज़ में डील कर रहे हैं, या फिर लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के साथ में डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिजिटल से ज़्यादा फिजिकल प्रेजेंस ज़्यादा मैटर करती है. सो वहीं पे फिनो पेमेंट बैंक को ये जो 11 साल का उनका पास्ट का एक्सपीरियंस था, पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया. वो कनेक्टिविटी इनको आगे बिजनेस डेवलप करने में बहुत ज़्यादा काम आई. सो इनका जो बिजनेस मॉडल आज के टाइम पे अगर हम देखें, तो बिकॉज रूरल एरियाज़ में अगर किसी बैंक को ब्रांच ओपन करना है तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो दैट्स वाई आप देखेंगे कि एटीएम भी बहुत कम होते हैं, और जो हैं भी उनमें से बहुत कम ऐसे एटीएम होते हैं जो 24 आवर्स चलते हैं. बैंक के ब्रांचेस की जो वर्किंग आवर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. हर एक तरीके की फैसिलिटी नहीं होती उन उन ब्रांचेस में. देन अगर हम ब्रांचेस का डिस्टेंस भी देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में. तो अगर किसी कस्टमर को उन एरियाज़ में किसी ब्रांच में विज़िट करके अगर कोई काम करवाना है अपना बैंकिंग के रिलेटेड, तो उनका जो पूरे डे की जो इनकम होती है वो उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. सो वहाँ पे ये जो मर्चेंट्स हैं फिनो पेमेंट बैंक का, ये एक बहुत बड़ा गैप फिल करते हैं. ये कस्टमर्स इन मर्चेंट्स के पास जाके अपनी बेसिक बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि पेमेंट ट्रांसफ़र करना हो, या बिल रिचार्ज हो, या बिल पेमेंट हो, या कैश विड्रॉल हो, ये सारी चीज़ें वहाँ से अवेल कर सकते हैं. एंड ये मर्चेंट्स इसके अगेंस्ट में एक ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज करते हैं इन कस्टमर्स को. सो यही ओवरऑल बिजनेस मॉडल है फिनो पेमेंट बैंक का. बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, एंड उसके अगेंस्ट में पेमेंट फ़ी चार्ज करना. बट इसको अगर हम लास्ट 5-6 साल में देखें तो काफ़ी अच्छा डेवलप किया है फिनो पेमेंट बैंक ने, क्योंकि वो रिलेशनशिप तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था ही. 10-11 साल का एक्सपीरियंस भी था इन्हें मार्केट में. सो इसके साथ में इन्होंने बाकी के प्रोडक्ट्स को भी ऐड किया और वो ऑफर करना स्टार्ट किया कस्टमर्स को, क्योंकि एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका था कस्टमर्स का. बिकॉज बैंकिंग आप उसी के साथ करते हैं जब आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है किसी कंपनी के साथ में. सो क्योंकि 10-11 साल पुराना एक ऑलरेडी रिलेशनशिप था कस्टमर्स के साथ, एंड उन्होंने देखा कि कैसे ये बिज़नेस अभी टर्न अराउंड हुआ है और अच्छे फीचर्स हमें ऑफर कर रहा है. सो बहुत इजी हो गया इन कस्टमर्स को बाकी के प्रोडक्ट्स ऑफर करना. सो एक जो प्रोडक्ट ऑफर करती है ये कंपनी वो है कासा अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. तो जो सेम कस्टमर्स हैं वो इस कंपनी के पास में एक कासा अकाउंट ओपन करा सकते हैं. इसके अगेंस्ट में ये कंपनी एनुअली एक रिन्यूअल फ़ी चार्ज करती है, जो कि एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है फिनो पेमेंट बैंक का. दूसरा एक इनका सोर्स ऑफ इनकम है CMS. सो CMS स्टैंड फॉर कैश मैनेजमेंट सर्विसेज. तो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं
ये जब विलेजेस में या रिमोट एरियाज़ में कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट को ऑफ़र करती हैं, तो वहाँ पे जो डिलीवरी बॉय है उनको उनको रहता है कि वो जो कैश उन्होंने कलेक्ट किया है वो उन्हें कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करना है। सो अगेन चैलेंज वहाँ पे भी वही है कि ब्रांचेस कम है, एटीएम भी बहुत कम है, ब्रांच के जो वर्किंग आवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसे में ये जो मर्चेंट है ये अगेन एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड साबित होते हैं इन डिलीवरी बॉयज़ के लिए, इन कंपनीज़ के लिए। एंड ये जो डिलीवरी बॉय है ये इन मर्चेंट के पास में जाके कंपनी के अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं वो अमाउंट, और अगेन जो मर्चेंट है उसके अगेंस्ट में एक ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज करता है। तो ये एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनता है फिनो पेमेंट बैंक का। इसके अलावा आधार अनेबल्ड पेमेंट सर्विस यानी कि AEPS। सो सपोज़ अगर मेरे पास ATM नहीं है बट स्टिल मुझे कैश विड्रॉ करना है, तो मैं मर्चेंट के पास जाऊंगा, मेरा आधार KYC होगा, पूरा वेरिफिकेशन होगा और मैं बहुत ही ईजिली कैश विड्रॉ कर सकता हूँ वहाँ से। ये एक तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसी तरीके के इन्होंने बेसिक पेमेंट और ट्रांजेक्शन रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करके कस्टमर्स को कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं, जो ऑफर किए हैं, जिससे इनकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है फिनो पेमेंट बैंक का वो है इनका कासा अकाउंट एंड CMS अकाउंट। इसमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी का भी फोकस ये है कि आने वाले टाइम में इन दोनों प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अगर हम करंटली नंबर की बात करें इनके कि इस क्वार्टर में नंबर कैसे रहे, तो इनका जो रेवेन्यू है वो 18% से ग्रो हुआ सेकंड क्वार्टर में। मार्जिन्स कंपनी के और ज़्यादा इंप्रूव हुए, 10% से 13% हो गया मार्जिन अब। और नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 41% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। तो अगर हम रिजल्ट देखें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और लास्ट कुछ सालों से या कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और मार्जिन्स भी हम देख रहे हैं लगातार इंप्रूव होते जा रहा है इस कंपनी का। फर्दर डेवलपमेंट्स की बात करें तो एक जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस कंपनी के साथ में हुआ है कि इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई किया है एंड एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक यानी कि अगले 1-1.5 साल के अंदर इस कंपनी को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट रहेगा इस कंपनी के लिए बिकॉज कस्टमर बेस इनका ऑलरेडी डेवलप्ड है इतने सालों से। 85 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं फिनो पेमेंट बैंक के पास। और आई थिंक एक डेटा इन्होंने शेयर किया था अपने इन्वेस्टर PPT में कि हर दिन 2.5 लाख से भी ज़्यादा कासा अकाउंट ये कंपनी ओपन करती है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये शो करता है कि कितना ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो इस कंपनी का है रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में। सो इसके साथ में अभी एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन भी है पेमेंट बैंक के ऊपर कि RBI की रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी पेमेंट बैंक 2 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट एक कस्टमर से नहीं ले सकता। यानी कि अगर मेरा अकाउंट है किसी पेमेंट बैंक में तो मैं एट मैक्स 2 लाख तक का डिपॉजिट ही रख सकता हूँ उस पेमेंट बैंक में। अगर उससे ज़्यादा रखना है तो मुझे अपना अकाउंट किसी दूसरे बैंक में ओपन करना पड़ेगा। तो जब इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन भी हट जाएगा इनके ऊपर से। बिकॉज कितने SME हैं या MSMEs हैं या कितने ऐसे डिपॉजिटर्स हैं जो सिर्फ इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से उन्होंने अभी इस कंपनी में अभी अकाउंट नहीं ओपन किया है। बिकॉज ऑब्वियसली एक चॉइस रहेगी अगर मेरे पास कि मुझे किसी ऐसे बैंक में अकाउंट ओपन करना है जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वीज़ा विज दूसरे बैंक में जहाँ पे मुझे 2 लाख तक के रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को प्रेफर करूँगा। बिकॉज ऑब्वियसली लो इनकम ग्रुप कस्टमर से डील करते हैं बट स्टिल एक रिस्ट्रिक्शन वाला जो चीज़ है वो माइंड में हिट करती है कस्टमर को। तो जब स्मॉल फाइनेंस बैंक का इन्हें लाइसेंस मिल जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, इनकी डिपॉजिट ग्रोथ और बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। दूसरा मेजर बेनिफिट होगा कि कस्टमर बेस तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मर्चेंट बेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, 15 लाख से ज़्यादा मर्चेंट है। तो वहाँ पे ये मल्टीपल लैंडिंग प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर सकते हैं। अभी तक ये लोन नहीं दे सकते किसी भी कस्टमर को, सिर्फ ये ट्रांजैक्शन फ़ी या पेमेंट फ़ी या सब्सक्रिप्शन फ़ी के थ्रू ही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जब स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये कन्वर्ट होंगे तो वहाँ से ये लोन देना स्टार्ट करेंगे सेम कस्टमर्स को। ये एग्री लोन, फार्मर लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, ये सारे लोन्स ऑफर कर सकते हैं जहाँ से एक और हाई मार्जिन रेवेन्यू वाला जो सेगमेंट है वो इस कंपनी के लिए स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हो या क्रेडिट कार्ड हो या वेल्थ प्रोडक्ट्स हो, ये सारे प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी ऑफर कर सकती है। एंड इसमें इनको कोई नया कस्टमर एक्वायर नहीं करना है उसके लिए। ऑलरेडी 85 लाख कस्टमर्स है इस कंपनी के पास, उनको ये बहुत ईजिली इन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकती है एंड बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो इस कंपनी के लिए स्टार्ट हो सकता है आने वाले टाइम में। चैलेंज सबसे बड़ा रहेगा इस कंपनी के पास में कलेक्शन इंफ्रा डेवलप करना। बिकॉज लैंडिंग बिजनेस में
आपका लोन देना तो आसान है, बट उसको रिकवर करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए आपको प्रॉपर मैन पावर चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रॉपर स्पेंड करना पड़ेगा, आपके पास पास्ट में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है लैंडिंग का, तो ये एक मेजर चैलेंजेस रहेंगे इस कंपनी के लिए। सो वी हैव टू सी कि उन चीज़ों को ये कैसे कॉप अप करती है, बिकॉज अगर आपने लोन तो दे दिया बट अगर आप उन्हें कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन एनपीए का इशू होगा, और जो आपके बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, बाकी के जो ग्रोथ प्रोडक्ट्स हैं, उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सो कलेक्शन वाले फ्रंट पे ये कंपनी कैसे एग्जीक्यूट करती है उस चीज़ को, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा। वी हैव टू सी कि वहाँ पे कैसा ये काम करते हैं। बट यस, हैविंग सेड दैट, अपॉर्चुनिटी इनके पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में। अभी करंटली कंपनी की गाइडेंस ये है कि 20% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। एंड अगर इनका ग्रोथ जो कि अभी करंटली 20% के आसपास ये बहुत ईजिली अचीव कर भी रही है, सो अगर इस ग्रोथ रेट को ये मेंटेन करते हैं, सो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ऑब्वियसली 20% से ज़्यादा रहेगा। बिकॉज स्टार्टिंग के ईयर्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, मर्चेंट्स क्रिएट करने के ऊपर, कस्टमर एक्वायर करने के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया है। अब इनको उनका लेवरेज मिल रहा है बिकॉज एक ब्रांड बन चुका है ये रूरल एरियाज़ में, ऑलरेडी 15 लाख मर्चेंट्स हैं। सो फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की इन्हें ज़रूरत नहीं है, तो स्पेंड जो है वो इनका कम हो जाएगा, रेवेन्यू ग्रोथ 20% रहेगी। तो वो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो इस कंपनी को आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिलेगा। सो 25-30% की ग्रोथ रेट हम बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलेगा तो एक नया रेवेन्यू का जो स्ट्रीम है वो ओपन हो जाएगा इस कंपनी के लिए। सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, करेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेट्स सी आगे ये चीज़ें कैसे डेवलप करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। वैल्यूशन वाइज भी देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है स्टॉक, अराउंड 25-30 के आसपास का पी मल्टीपल है इस कंपनी का। और रेवेन्यू ग्रोथ कॉन्स्टेंटली 20% से भी ज़्यादा ये कंपनी हिट कर रही है। सो वी कुड से कि वैल्यूशन वाइज भी स्टॉक काफ़ी ठीक है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के। लेट्स सी आगे चीज़ें कैसे डेवलप होती है। आई होप ये ओवरऑल एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।